हेलो दोस्तों, इन प्रश्नों का उद्देश्य बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका 2, 3, 4 अप्रैल को हुआ था, उन प्रश्नों को देखते हुए आगे आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न यही वीडियो से पूछा जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है, तो आप लोग वीडियो को देखना न भूलें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसका जो आंसर ए है ये रॉन्ग है। तो उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, वो कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहले उड़ीसा और बिहार जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, बंगाल के अंदर आता था। लेकिन 1912 के बाद बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार को एक अलग राज्य 22 मार्च को घोषित किया गया दोस्तों। इसलिए हम लोग 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को किया गया था। और इसी बिहार से अलग उड़ीसा कब हो गया था? 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जब वही क्वेश्चन जब पूछता कि बिहार और उड़ीसा पहले किस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, तो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ये कब का बात है? 1912 का है, तब ये आंसर सही हो जाता। लेकिन फिलहाल वो तो पूछ नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? हम सब जानते हैं कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। यहीं के एक किसान था राजकुमार शुक्ला, और इसी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। और यहाँ के चंपारण में आकर के तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया था दोस्तों। तिनकठिया पद्धति जो था, इसके अंतर्गत यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। इसलिए इसको हम लोग तिनकठिया पद्धति के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1 कठिया बराबर 1/20, 2 कठिया बराबर 2/20, 3 कठिया बराबर 3/20। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तिनकठिया पद्धति किस पर लागू था? तो बिहार के चंपारण के किसान पर लागू था। आप ये बात बता सकते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1905 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? थोड़ा आप देखिए, अब टाइम कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऑप्शन से भी प्रश्न को डिस्कशन किया जाए। इस चैनल पर धुआंधार डिस्कशन किया जाता है। जितना हो सके क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों का डीपली विश्लेषण किया जाता है, और यह चैनल सभी एग्जाम का तैयारी कराता है। तो चलिए बिना संकोच किए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बंगाल विभाजन पूछ रहा है, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिनको हम लोग बंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। और 1912 तो पीछे बता करके ही आए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो हम सब जानते हैं कि 1920 में दोस्तों किसका मृत्यु हो गया था? बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और इसी दिन, इसके मृत्यु के दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और इस बाल गंगाधर तिलक के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपया चंदा इकट्ठा किया गया था। और घर घर खाली और चरखा बांटा गया था, और स्वदेशी अपनाया गया था। स्वदेशी वस्तु को अपनाया गया था, और विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया गया था। तो आप लोग क्या बताइएगा? इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक, BGT इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मैं बाल गंगाधर तिलक से और भी प्रश्न आपको बताता हूँ। तो बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति है जो DAV का स्थापना किया था। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने किसका स्थापना किया था? तो आपको बताइएगा कि गणेश उत्सव को मनाना इन्होंने स्टार्ट किया था। और हिंदुओं में एकता लाने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाना स्टार्ट कर दिया था। और होमरू लीग का स्थापना पूछेगा इन्होंने कब किया था? तो होमरू लीग का स्थापना 2 आदमी किया था, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट। जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था वो महाराष्ट्र में किया था, और एनी बेसेंट पूछेगा कहाँ किया था? तो आपको बताना है कि इन्होंने कहाँ किया था। तो इन्होंने मद्रास में किया था। और एनी बेसेंट दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को हुआ था। और मृत्यु तो मैंने आपको बता दिया था कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप गौर से समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, जिसका पहला अध्यक्ष जो था वो WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। और एनी बेसेंट
के बाद में अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपका आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, तब आप बताइएगा लता मंगेशकर को हम लोग कहते हैं। दोस्तों, विजया लक्ष्मी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो था महासभा, प्रथम महिला महासभा के रूप में इसको चुना गया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। अरुणा आसफ अली कौन थी, ये आसफ अली की पत्नी थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें असहयोग कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया और उसके बाद में नमक छोड़ो दांडी यात्रा हो गया, इन सब में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने हो गया, एक सर की उपाधि किसने वापस की थी। सर नाइटहुड के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसको जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। कब लौटाया था, तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड से दुखी होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड का उपाधि को लौटा दिया था। वही महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद के उपाधि को लौटाया था। जब महात्मा गांधी पूछेगा कौन सा उपाधि को लौटाया था जालियांवाला हत्याकांड के दौरान, तो केसर ए हिंद की उपाधि को लौटाया था। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। अगर वही पूछे कि लोकनायक किसको कहते हैं, तो हम लोग जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण का किताब का नाम पूछे क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश नाम है। इन्होंने एक नारा दिया था, क्या दिया था, वन नेशन वन पार्टी। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी में हमको दिखाई दे रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। जवाहरलाल नेहरू से याद रख लीजिएगा कि इन्होंने लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता किया था। आप ये बात इनका बारे में याद रख सकते हैं। और इनके किताब का नाम भी आप याद रख लीजिएगा कि इनका किताब का नाम क्या है, तो इनका किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कई बार पूछा जा चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर के किताब का नाम क्या है, द पोस्ट ऑफिस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के किताब का नाम है। और रविन्द्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति था जो भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गीत को लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जिसमें पूछ रहा है कि जय शब्द कितने बार आया है, आप लोग कमेंट में ये बता दीजिए। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या था, अमार सोनार बांग्लादेश। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है। पीछे डिस्कशन करके आए थे, तिनकठिया प्रणाली बिहार के चंपारण में किसानों पर लगा हुआ था और यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। तो यहाँ के किसान से संबंधित था, अर्थात नील की खेती से संबंधित था। तो ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है और काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से इसलिए हम लोग जानते हैं। और काली मिट्टी को हम लोग विदेश में चरनोजम के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग रेंगुर मृदा भी कहते हैं, इन्हें हम लोग स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्योंकि आपने काली मिट्टी को देखा होगा कि जब खेत में जब रहता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि खेत में फट जाता है, तो खेत में आपको चिनकल दीवार जैसा दिखाई देगा, तो मिट्टी वहाँ का फटा आपको दिखाई देगा। इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्वतः जोताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का खेती होता है और कपास से दोस्तों बनाया जाता है सूती वस्त्र। क्या बनाया जाता है, सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र जो है भारत में सर्वाधिक पूछेगा कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि मुंबई में होता है। इसलिए दोस्तों मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। हम सब जानते हैं कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले। किसने किया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ज्योतिबा फुले से कोई अच्छा क्वेश्चन और नहीं बनता है, तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और यही इसका जन्म पूछे तो 24 सितंबर 1873 को हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिए। चलिए 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, शहीद आजम कहलाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। दोस्तों शहीद आजम जो हम लोग कहते हैं वो किसको कहते हैं, भगत सिंह को कहते हैं। और भगत सिंह से आपसे क्या क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, भगत सिंह ने पूछेगा किसका स्थापना किया था, इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना किया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर पूछेगा कि भारत में प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने शहीद हुआ था देश के कारण, जिसको फांसी दिया गया था, तो आपको ऑप्शन में भगत सिंह रहेगा, लेकिन आपको भगत सिंह लगाना नहीं है, मंगल पांडे
को लगाना है, क्योंकि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में ही उनको फांसी दिया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और 1857 का विद्रोह पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? इसका प्रमुख कारण था चर्बी वाला कारतूस, और इसका कई भी कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, वो सब बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, आप इतना बात याद रख लीजिएगा। और भगत सिंह का फांसी पूछेगा कब दिया गया था, तो भगत सिंह का फांसी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में दिया गया था 7:30 बजे। कितना बजे? 7:30 बजे। जिस दिन इसको फांसी दे रहा था, इन्होंने पूछेगा कि उन्हें ये किसका बुक पढ़ रहा था, तो ये जो बुक पढ़ रहा था किसका पढ़ रहा था? कार्ल मार्क्स और लेनिन का बुक पढ़ रहा था, जो आखिरी 3 पेज बच गया था पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, काला कानून किसे कहा जाता है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो काला कानून हम लोग रोलेट एक्ट को कहते हैं, जो 19/3/1919 यानी 19 मार्च 1919 को पास हुआ था। दोस्तों इस एक्ट के विरुद्ध ना कहीं आप वकील कर सकते हैं, ना आप कहीं दलील कर सकते हैं, इसलिए इस कानून को हम लोग बिना अपील वकील दलील का कानून भी कहा जाता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और काला कानून ठीक है, और रोलेट एक्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बंगाल विभाजन के बारे में पीछे बता करके आए हैं, इल्बर्ट बिल के बारे में पिछला वीडियो में बता करके ही आए थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो सबसे पहले हम लोग चलिए महात्मा गांधी की किताब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो गांधी जी का 2 किताब आप याद रख लीजिएगा। एक याद रख लीजिएगा हिंद स्वराज, क्या याद रख लीजिएगा? हिंद स्वराज। जो इसका आत्मकथा था वो कौन था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो कौन था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका हिंदी क्या होता है कि मेरे सत्य के साथ प्रयोग। क्या होता है? मेरे सत्य के साथ प्रयोग। ये कौन भाषा में था? तो ये गुजराती भाषा में था। और महात्मा गांधी ने इसके अलावा 4 पत्रिका लिखा। कौन कौन लिखा? इंडियन ओपिनियन। कौन कौन लिखा था? इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन। कौन लिखा था? हरिजन। ये सब पत्रिका पूछेगा किसका है, तो ये सब पत्रिका महात्मा गांधी का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में था, तो ये गुजराती भाषा में था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? मैंने आपको पीछे जस्ट अभी डिस्कशन करा करके बताए थे कि किसके यहाँ चंपारण में एक किसान रहता था, राजकुमार शुक्ला, इन्हीं के आग्रह पर गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ला। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बारे में बताइएगा। इन्हें हम लोग संविधान का निर्माणकर्ता भी कहते हैं। और संविधान जो बनाने में पूछे कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। अगर पूछेगा कि कितना खर्च हुआ था संविधान बनाने में, तो आप एक ट्रिक के अनुसार याद रख सकते हैं। 6 में दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9 होता है। 9 का क्यू करते हैं तो कितना होता है? 729 होता है। बीच में 6 अपने मन से लगा देना है, यानी 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था संविधान बनाने में उस वक्त। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन था? ये कौन था? ये गांधी जी का राजनीतिक गुरु था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ किया था वो किसने किया था? वो महात्मा गांधी ने किया था। और वो कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। इसी आंदोलन के तहत गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। कौन चलाया था? नमक सत्याग्रह चलाया था। और नमक सत्याग्रह जो चलाया था, गुजरात के डांडी से चलकर साबरमती आश्रम तक चलना था। यहाँ टोटल दूरी पूछेगा कितना था, तो टोटल दूरी 78 किलोमीटर था। और पूछेगा कि टोटल कितना आदमी इसके साथ में गया था, तो दोस्तों यह नहीं दोस्तों टोटल दूरी कितना था? टोटल दूरी था शायद 24 किलोमीटर था। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें डिस्कशन हो रहा है। इसे पूछेगा कि टोटल कितना आदमी था दोस्तों नमक सत्याग्रह में, तो आपको बताना टोटल 80 लोग था। कितना लोग था? 80 लोग था। अब 80 लोग कैसे? आप लोगों तो 78 पढ़ा होगा। 80 लोग ऐसे था क्योंकि इसमें महात्मा गांधी लगा करके 79 था, और एक आदमी आकर के एक्स्ट्रा जुट गया था। अमेरिका का जो पत्रकार था बेब मिलर, वो आकर के उसको बोला गया कि जाइए आप गांधी जी का फोटो लेकर के आइए, तो एक आदमी एक्स्ट्रा जुट जाता है। अगर पूछेगा गांधी जी के साथ कितने भारतीयों ने दिया था, तो गांधी जी को एक हटा देंगे तो टोटल 78 आदमी ने साथ दिया था। अगर पूछेगा कि इसमें कितने लोगों ने साथ गांधी जी के साथ कितने लोगों ने भाग लिया था, तब हो जाएगा 79 हो जाएगा। कितने भारतीयों ने साथ दिया था, तब 79 हो जाएगा। ठीक है, टोटल लोग 80 था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इस आंदोलन
का जो है शुरू होते ही 22 और 24वें दिन 23 या 24वें दिन क्या हुआ था, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद इस आंदोलन को कौन पूरा किया था? अली तैयब अब्बास जी, आप ये नाम याद रख लीजिएगा। और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1929 में नेहरू रिपोर्ट को पास किया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट को भारत का प्रथम संविधान कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन यानी त्रिपुरी अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये कब बने थे? 1938 ईस्वी में बने थे। उसके बाद में जोरदार इनका विरोध हुआ गांधी जी द्वारा, जिनके बाद इनको अध्यक्ष पद से त्याग देना पड़ गया था। इसका कुछ और कहानी है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पहली बार कांग्रेस में इलेक्शन भी होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सितार मैया को हराते हुए इस इलेक्शन में जीत जाता है। जिसके बाद गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी की हार नहीं, गांधी की हार है, मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद दुखी होकर के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। और सुभाष चंद्र बोस का एक किताब का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या इंडियन स्ट्रगल नामक बुक पूछेगा किसका है, तो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस का है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस वही व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था, आप ये बात याद रख सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज का बागडोर भी आगे संभाला था। तो चलिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो कब आया था? तो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 इसमें आया था। इसका जो मेन सचिव था भारत में वो कौन था? सर पाथिक लॉरेंस। कितना था? सर पाथिक लॉरेंस। इसमें 3 लोग था और भी शामिल था, आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में है। दोस्तों ये रहा टोटल प्रश्न जो अभी मैंने आपको कराया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर के सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।